प्रिय किसान साथियों, आज हम ग्राम बहादुरगढ़, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ क्षेत्र के बहादुरगढ़ में आए हैं और आज हम आपको नेचुरल फार्मिंग की पंचस्तरीय बागवानी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, सामने बहादुरगढ़ का मशहूर डेयरी प्लांट है। इनके एमडी जुनेजा साहब हैं। उनका जो ट्रीटमेंट वाला जो पानी है वो इस एस्केप है सामने, इसको पार करता हुआ और इस बागवानी में उस पानी को प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल होगा। और इसका जो संरक्षण है ये हमारे मेरठ प्रांत संयोजक लोक भारती के भारत भूषण जी हैं, जो कि समय समय पर इसकी निगरानी और उनके संरक्षण में ये काम हो रहा है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये किस तरीके से बागवानी हो रही है। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप पत्रकारिता के साथ साथ आप जो हैं नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं, टाइगर संरक्षण से जुड़े हुए हैं और नेचुरल फार्मिंग से आप काफ़ी योगदान कर रहे हैं। तो मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि सबसे पहले ये जो हम फार्म में खड़े हुए हैं ये कितने एकड़ में है? सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 एकड़ का डेयरी क्राफ्ट प्राइवेट इंडिया लिमिटेड बहादुरगढ़ का एक फार्म है। यह फार्म 2 वर्ष से लगभग बंजर पड़ा हुआ था, जिसको इस समय लोक भारती के तत्वाधान में पंचस्तरीय बागवानी का एक आदर्श मॉडल बनाने की तरफ हम सब लोग अग्रसर हैं। 40 प्रकार की प्रजातियों के पौधे इसके अंदर रोपित किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये सफ़ेद रंग की जो लाइनें नीचे खिंची हुई हैं, 7.5 बाई 7.5 फीट पर प्रत्येक जगह एक होल करके उसमें एक पौधा लगाया गया है। पौधों को लगाने का जो क्रम है वही पंचस्तरीय कहलाता है कि सबसे पहले बड़ा पेड़, उसके पास उससे छोटा पेड़, उसके पास में और छोटा पेड़ और छोटी झाड़ी और सबसे नीचे मसाला वर्गीय फसलें। तो हम जैसा देख पा रहे हैं कि इसमें लीची लगी है। ये लीची से लीची की दूरी 30 फीट है। एक लीची को लगाने के बाद में दूसरी लीची 30 फीट के बीच में आती है और इन 4 लीची के चौके के बीच में ये हमने आम लगाया है और इनके साथ में अनार है, चंदन है और अन्य प्रकार की आड़ू, मौसमी, किन्नू, संतरा, नींबू, कमरक, इस प्रकार के सारे पौधों को हमने यहाँ पे रोपित किया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा नीचे भी प्लेन है, क्योंकि अभी पौधा लगने के बाद इसको पानी की आवश्यकता अधिक रहती है और जैसे ही ये पौधा जड़ पकड़ लेगा तो इसके नीचे हम बेड बनाएंगे और उन बेडों के बाद फिर इसकी अगली प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अच्छा भारत भूषण जी, मुझे ये बताइए कि इसमें पानी का जो है आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे? जो कि ये आपने बताया कि ट्रीटमेंट वाला जो पानी है वो यहाँ पर आएगा, तो उसको किस तरीके से आप लाएंगे? वो काफ़ी दूर है, बीच में एस्केप भी है। देखिए, देश का ये एक मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पहला ऐसा संयंत्र है कि जिसका 20,000 से लेकर 30,000 लीटर पानी रोज़ निकलता है। लेकिन ये पानी ट्रीट होने के बाद में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अपनी स्वयं स्फूर्ति से इसके मालिक जो हैं डेयरी क्राफ्ट के एमडी विजय जुनेजा जी, उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपनी डेयरी की एक बूंद पानी भी बाहर नहीं भेजेंगे। और उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो उस समय से लगाया हुआ है जब से फैक्ट्री संचालित है, लेकिन इस पानी को और अधिक ट्रीट करके एक परमिशन सरकार से लेके और अपने खेत तक एस्केप को पार करके यहाँ तक हम पानी लाए हैं। आप देख सकते हैं जो पौधों के अंदर ये पानी अभी हमारा पड़ा हुआ है, यह भी इस डेयरी क्राफ्ट का ही पानी है और उस पानी का सदुपयोग हम इन वृक्षारोपण में करेंगे, इन वृक्षों को पुष्पित और पल्लवित करने के रूप में करेंगे।
भारत भूषण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे कि आपने ये पौधारोपण करवाया है, तो इसमें बेड सिस्टम होगा, तो उसको किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, बेड सिस्टम जहाँ हमारा पौधा लगा है 1.5 फीट इसके पश्चिम में और 1.5 फीट इसके हम पूरब में, और क्योंकि नेचुरल फार्मिंग ये कहती है, यदि हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग जो गाग भट्टरी जी कहते थे, सारा वही सिद्धांत है जिसको आज हमारे लोगों ने भुला दिया है। जैसे कहा जाता था कि भाई पेड़ से पेड़ मिलना नहीं चाहिए, तो लोगों ने क्या कहा कि भाई पेड़ से पेड़ को इतनी दूरी पे लगा दो कि वो बड़ा होने के बाद भी ना मिले। लेकिन सिद्धांत ये नहीं था। सिद्धांत ये था कि जंगल के पेड़ में और बागवानी के पेड़ में एक अंतर होता है कि जंगल का पेड़ अपने स्वतः स्फूर्ति के अनुसार जहाँ जाता है वो जाता है, लेकिन बागवानी के पेड़ को हमें कटिंग सटिंग उसकी करनी होती है, उसकी छटाई करनी होती है, उसकी निराई गुड़ाई करनी होती है। और जिस पौधे पे इस बार हमने फल ले लिया उसको साग को काट के अलग कर देते हैं। तो बेड बनाने का हमारा कारण और गाग भट्टरी जी के सारे चीज़ों को देखते हुए हमेशा फसल को जो पैदा किया जाता है, फसल को जो बोया जाता है, वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में बोया जाता है और पानी की व्यवस्था दक्षिण से उत्तर की दिशा में की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी उत्तर से दक्षिण की दिशा में गई हैं, और उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने के बाद में हम इसका जो बेड है वो पूर्व और पश्चिम की तरफ इसका विस्तारित करेंगे। ये हमारी लाइनें सुरक्षित हो जाएंगी, जिसको हम बेड बोलेंगे। तो भारत भूषण जी, ये 2 एकड़ में आपने कितने पेड़ लगवाए हैं? ये हमारे लगभग 1400 पेड़ इसमें लगे हैं, और 1400 पेड़ों में हमारे इसमें पर्यावरण के अनुकूल वृक्ष भी हैं, फलों के वृक्ष भी हैं, और जो हमारे विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पक्षी थे जिनको हम आज खो चुके हैं, और खो इस रूप में भी चुके हैं कि वो हमारे पास आना बंद कर दिए हैं। तो हमने उनको बुलाने के लिए भी कुछ वृक्ष लगाए हैं। बड़े शानदार वृक्ष हैं। एक पेड़ होता था हमारा खिरनी, जिसको खाने के लिए तोता विशेष रूप से आता था, लेकिन आज खिरनी मेरे क्षेत्र में नहीं रही, तो हमने यहाँ पे खिरनी के वृक्षों को रोपित किया है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की चिड़ियाओं के लिए सुरक्षित जो पेड़ होते थे उसको हम बोलते हैं महोगनी, वो महोगनी के पेड़ों को हमने यहाँ रोपित किया है। इसी प्रकार से लौंग का पेड़ हमने लगाया है, दालचीनी का है, छोटी इलायची का है, मिक्स मसाले का पेड़ है। तो मिक्स मसाले के पेड़ों को हम, क्योंकि उन्हें छाया चाहिए, हमने छाया में लगाया है। आप देख सकते हैं कि उधर हमारी 2 रॉस हमारे आम के पेड़ों की लगी हुई, उनके बीच में उस चीज़ को हमने लगाया है, और इधर हमने ज़्यादातर फलदार वृक्षों को लगाया है। भारत भूषण जी, आपने अच्छी जानकारी दी है। अब मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगा कि जैसे ये वृक्ष लगा दिए हैं, इनको जो है हमें नेचुरल फार्मिंग के लिए उर्वरक की भी आवश्यकता होगी, तो उसमें आप क्या क्या आप लगाएंगे जिससे कि ये पेड़ जल्दी से जो हैं ये फलीभूत हों? देखिए, सबसे पहले इन पेड़ों को हमने लगाया है, मिट्टी इनकी बदली है, इसलिए इन पे फंगस अपना आक्रमण करेगी। तो फंगस के लिए हमारे पास देसी गाय का ताम्रपत्र में रखा हुआ मट्ठा है। उस मट्ठे को हम 500 लीटर प्रति 15 लीटर की टंकी में मिलाते हुए एक स्प्रे करेंगे, उससे फंगस इनकी रुकेगी। दूसरे प्रकार से जब ये अपनी जड़ पकड़ लेंगे उसके बाद में इनके ऊपर जो है 10 पर्णी अर्क का स्प्रे प्रारंभ हो जाएगा। और खाद के रूप में जैसे अपनी बात की, तो अभी भी देख सकते हैं कि हमने इसमें घनजीवामृत को मिलाया है, और जब पानी हमारा लगेगा तो पानी के साथ साथ ही इसमें हम जीवामृत का उपयोग करेंगे। और जीवामृत में दुनिया भर के खाद्य तत्व होते हैं। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जीवाणु होते हैं, जो हमारी उर्वरक के रूप में इस हमारी मिट्टी को पोषण तत्व प्रदान करते हैं। जी ठीक है, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चलते चलते अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाइयों को चंदन का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का पेड़ कम जगह घेरता है। 15 बाई 15 फीट पर हम लगा सकते हैं। सुरक्षित रखने का साधन तो किसान को ही खोजना होगा, लेकिन एक पेड़ 10 से 15 वर्ष में एक किसान 1.5 लाख रुपए की आमदनी दे के जाता है, और 1 से 1.5 लाख रुपया एक पेड़ का कम नहीं होता। और यदि हमने इस लकड़ी को पालना शुरू कर दिया तो चंदन की तो रेंज हमारे क्षेत्र में हो ही जाएगी, लेकिन धन संपत्ति और जो मोदी जी का तरीका है, मोदी जी का सोच है, एक उनका विचार है कि मेरे किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी नहीं, आपकी 10 गुनी होगी। किसान साथियों, अभी आपने देखा और भारत जी को सुना, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर इनसे आपको कोई जानकारी अच्छी मिली है तो उस जानकारी को आप अवश्य नोट करें
और इस तरीके की बागवानी को प्रोत्साहन दें। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सैनिक मशरूम खेती अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी अभी जुड़े हैं, वो कृपया लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को एक बार ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।